नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बजने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहली वो 4 खबरें देखकर जिन पर आज आपने वोटिंग की है। तो पहली खबर, कल 1 अप्रैल है, यानी कल से नए फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत है। क्या कुछ बदलने वाला है, कैसे आप अपना फायदा इसमें खोज सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस खबर में 14% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। अगली खबर जो आज वोटिंग के लिए थी, बीजू पटनायक पर बवाल थमता क्यों नहीं नजर आ रहा, देश का नायक क्यों एक तरीके से विवादों में घसीटा गया है। इस खबर को देखने के लिए 20% लोगों ने अपना वोट दिया है। आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। बीजू पटनायक को भी आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। पश्चिम एशिया में जारी जंग में क्या ट्रंप हार रहे हैं, इस खबर को 28% लोगों ने आज देखना चाहा है। तो शाम को अब से कुछ देर बाद 7:28 पर विस्तार से इस ईरान वॉर से जुड़ी तमाम बड़े अपडेट्स देखेंगे और ट्रंप क्या लड़ाई हार गए हैं, इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। और चौथी खबर, लेकिन जो खबर आज सबसे अधिक वोट पाकर नंबर 1 बनकर आई है, वो है देश में हो रही सियासी सरगर्मी, खासकर चुनावों से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर 47 का संकट आ गया है। ये 47 का संकट क्या है और इससे किसे फायदा होगा, इस खबर को 38% दर्शकों ने देखना चाहा है। और यही चक्रव्यूह में आज की हमारी कवर स्टोरी भी है। हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे। ये बात मेरा नाम लिख के रख दीजिए। ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी हराएगा। तो पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी का चुनाव, सियासी मैदान में यह इस वक्त करो या मरो की जंग चल रही है। लड़ाई सत्ता बचाने की में लगी है। तृणमूल कांग्रेस और सत्ता हासिल करने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन बंगाल के चुनावी मैदान का एपिक सेंटर भवानीपुर में है, जिस पर देश भर की नजरें टिक गई हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कि चैलेंजर के तौर पर फिर उनके सामने हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि भवानीपुर मेरी सीट है, बंगाल की बेटी को बंगाल चाहता है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता दीदी को 20 से 30 हजार वोटों से हराऊंगा। लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे। इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करते हैं। ममता बनर्जी कम से कम 20,000 वोट में भवानीपुर में चुनाव हारने वाली है। ये बात मेरा नाम लिख के रख दीजिए। ममता बनर्जी को मैं नंदीग्राम में हराया, इस बार भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी हराएगा। पूरे कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं शुभेंदु अधिकारी इस वक्त पे। ये तो नेताओं के बयान आपने सुने जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और ममता बनर्जी पर ये 47 का संकट क्या है, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी के एक पोस्ट से नया बवाल उठ खड़ा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर दिन दहाड़े वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए हैं। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि एक ही दिन में करीब 30,000 फॉर्म 6 फॉर्म जमा किए गए हैं, जो कथित तौर पर बंगाल के मतदाताओं के नहीं बल्कि बाहरी लोगों के हैं। ये अभिषेक बनर्जी का दावा है। मुझे जानकारी मिली कि कुछ फॉर्म 6 अलग करके सीईओ ऑफिस में जमा किए गए हैं और मेरे कुछ शुभचिंतक जो बंगाल से प्रेम करते हैं, जो बंगाल का अच्छा सोचते हैं, यहीं पर काम करते हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर फोटो लेकर मुझे भेजे। मैंने इसका ट्वीट भी किया है। अरे जितना भी यानी आरोप लगाना है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो फॉर्म 7 दाखिल किया है उसको सुनवाई होना चाहिए। बिना एसआईआर का चुनाव नहीं होगा। नो एसआईआर नो वोट। आपको बता दें कि जिस फॉर्म 6 का जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं
उसका इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए किया जाता है। अब टीएमसी के इस आरोप से राज्य में बंगाली वर्सेस बिहारी की जंग और तेज हो गई है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जंग पहले से ही चल रही थी। चुनाव आयोग के एसआईआर को टीएमसी व्यक्ति विशेष का वोट छीनने की साजिश अब बता रही है। बांग्लार मानुष लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल न कर पाएं, इसलिए एसआईआर के माध्यम से आपके मताधिकारों को काटने की कोशिश हो रही है। बंगाल में 63 लाख मतदाताओं का नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट में काटा गया है। इनमें से 47,000 वोटर्स केवल भवानीपुर सीट के हैं, वो सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी ने 2021 के भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रियंका टिब्बरवाल को 58,832 वोटों से हराया था। अब इसी सीट पर 47,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। यानी अगर ये सब के सब ममता के वोटर थे तो कुल मिलाकर ये ममता की पिछली जीत के मार्जिन से सिर्फ 11,000 वोट कम है। यानी 47 का संकट क्या है ममता पर, यह अब आपको समझ में आ रहा होगा। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। यहां नाम कटने से उनका वोट बैंक सीधे सीधे प्रभावित होता दिखाई देता है, खासकर अगर कटे नामों में उनके समर्थक ज्यादा हुए। तो इस बार भी ममता के लिए शुभेंदु अधिकारी बड़ी चुनौती इस सीट पर भी बन सकते हैं। तो क्या ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर नंदीग्राम पार्ट 2 बन सकता है? 2021 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से, लगभग 2000 वोटों से हराकर चुनाव जीते थे। इसके बाद ममता भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और मुख्यमंत्री फिर से बनी थी। इस बार बीजेपी इसे ममता के गढ़ में सेंध लगाने और बदला लेने का बड़ा मौका मान रही है। हालांकि भवानीपुर में ममता को हराना शुभेंदु अधिकारी के लिए कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ममता लगातार 3 बार से भवानीपुर के इस किले को फतेह करती आई है। भवानीपुर ममता का भेद किला है। 2011 में उन्होंने सीपीएम की एन मुखर्जी को हराया था। 2016 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को इस सीट पर हराया। इसके बाद 2021 के उपचुनावों में उन्होंने बीजेपी की प्रियंका टिब्बरवाल को यहां पर हराया था। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहां भारत के अलग अलग राज्यों के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें बंगाली हिंदू लगभग 40 से 42% है। गैर बंगाली हिंदुओं की संख्या लगभग 34% है, जिसमें गुजराती, मारवाड़ी, बिहारी, सिख, जैन आदि शामिल हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी लगभग 24 से 26% है। मिनी इंडिया की इसी विविधता पर बीजेपी का खास फोकस है। भवानीपुर में मारवाड़ियों और जैनियों की संख्या और उनका दबदबा अच्छा खासा है। आज महावीर जयंती है। इस मौके पर बंगाल में सियासी और धार्मिक रंग एक साथ देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। सेंटर माना जाएगा तो वो है भवानीपुर, जहां पर हाई स्टेक्ड बैटल है 2 बड़े उम्मीदवार के बीच। शुभेंदु अधिकारी जिनको आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही उनके सामने है चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है वो इसी सीट से ट्रेडिशनली चुनाव लड़ती आई है और उनको ही उनके गढ़ में चुनौती दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। और इस सीट को, भवानीपुर सीट को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाली के अलावा यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती और मारवाड़ी, और कुछ वार्ड में जो है बड़ी संख्या में भी रहते हैं। और ऐसे में जहां पर अलग समुदाय के भी लोग हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, यहाँ पर हर कोशिश की जा रही है कोई भी कैंडिडेट की तरफ से, फिर चाहे बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी क्यों ना हो या फिर ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार है, कि जैन कम्युनिटी तक जो है पहुंचा जा सके। और साथ ही यहाँ पर जो दूसरे भाषा के लोग रहते हैं भवानीपुर में, चाहे गुजराती, मारवाड़ी हो या फिर पंजाबी हो, उन तक एक आउटरीच करने की कोशिश की जा रही है। बेहद जो है ये हाई पिच्ड जो है बैटल है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे अधिक हॉट सीट भवानीपुर बनी हुई है, जहां टीएमसी और बीजेपी के दिग्गजों के बीच में सीधा मुकाबला है। ममता बनर्जी 8 तारीख को यहां से पर्चा भरने वाली हैं, लेकिन 2 तारीख को, यानी 2 अप्रैल को शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से अपना नामांकन भरेंगे, जिसमें खुद अमित शाह शामिल होंगे। मेरा 2 तारीख नामांकन है। अभी फोन आया, अमित शाह जी आ रहा है, ये जानकारी दे रहा हूं आपको। भवानीपुर में नामांकन है 2 तारीख,
सौमिकदा तो रहेगी, मेरा बड़ा भाई अमित शाह जी आ रहा है आशीर्वाद देने के लिए। तो बंगाल का चुनावी मैदान मारने के लिए बीजेपी ने अब दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। टेनिस के महान खिलाड़ी लिएंडर पेस आज टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में यहां दिल्ली में उनके दफ्तर में शामिल हुए और अब वो पश्चिम बंगाल में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से कोलकाता में मुलाकात की थी। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि यूपी से आई है। जैसे जैसे अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, हालांकि वो चुनाव 2027 में होने हैं मार्च के महीने में, लेकिन सरगर्मियां तो तेज हो गई हैं। सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के एक बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ बीजेपी में यूपी में ठीक चल रहा है। आखिर चुनाव से पहले संजीव बालियान ने यह क्यों कहा कि चुनाव में उन्हें अपमानित होना पड़ा और उस अपमान को भूलना नहीं चाहिए। आखिर जाट समुदाय को बालियान क्या संदेश देना चाहते हैं। संजीव बालियान खुद जाट समुदाय से आते हैं, पिछला चुनाव हार गए थे और उनका इस बयान से जाट समुदायों की क्या नाराजगी है वो रेखांकित होती है। इन सवालों का जवाब आगे जानेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि संजीव बालियान ने क्या कहा था। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हार जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। जिस तरीके से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है, बकौल संजीव बालियान। यूपी बीजेपी के बड़े जाट नेता हैं संजीव बालियान। उनकी इस नाराजगी के पीछे 2 कारण इस वक्त बताए जा रहे हैं। पहला, मेरठ से सरधना में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण पर जाट शब्द हटाया जाना और दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनावों में संजीव बालियान की हार के पीछे बीजेपी की अंदरूनी कलह। संजीव बालियान ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि उनकी नाराजगी बीजेपी के ही पूर्व विधायक संगीत सोम से है। बालियान को लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी हार के पीछे संगीत सोम का साथ नहीं देना एक बड़ा कारण था। दरअसल संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच सियासी टकराव की कहानी मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट से लंबे अरसे से जुड़ी रही है। सरधना विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां से 2014 और 19 में भाजपा के संजीव बालियान सांसद भी बने। बालियान मोदी मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे, लेकिन 2024 में सपा के हरेंद्र मलिक से वो चुनाव हार गए। उस समय बालियान और सरधना से बीजेपी विधायक रहे संगीत सोम के बीच सियासी खींचतान खुलकर सामने आई थी। इस हार के आरोप एक दूसरे पर दोनों ने लगाए। सरधना से 2 बार विधायक रहे संगीत सोम भी 2022 के चुनाव में सपा के अतुल प्रधान से यहां पर चुनाव हार चुके थे। इस हार के बाद बालियान और सोम के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि इसे शांत कराने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे आना पड़ा, लेकिन दोनों के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई। लेकिन इस बीच जाट सम्मेलन के दौरान संजीव बालियान ने अब जो बयान दिया है उससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई होंगी। सुनिए ये बयान। अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए, और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे ही नहीं चुकाओगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पुचा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा, बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। संजीव बालियान के इस बयान से एक ही मतलब निकलता है, और कि वो अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी की 140 विधानसभा सीटें यूपी की सत्ता तय करने में गेम चेंजर मानी जाती हैं। इनमें खासकर जाट लैंड की बात करें तो पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट आते हैं और 120 सीटों पर जाटों का असर दिखाई देता है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत और हार तय करते हैं। इसके अलावा 10 से 15 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 11 जिलों में जाट समाज निर्णायक भूमिका में है। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब करीब 10 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अगर पार्टी के बड़े नेता सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी दिखाएंगे
तो दिक्कतें पार्टी के लिए हो सकती हैं। संजीव बालियान ने संगीत सोम का नाम लिए बिना अपनी सारी बात कही है। बीजेपी ये कहकर अब पल्ला झाड़ रही है कि वो सबका सम्मान करती है। हालांकि संजीव बालियान कुछ दिनों पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी से लड़े थे और हार गए थे, लेकिन वो कोई दलीय चुनाव नहीं था। अब यूपी चुनाव से पहले बालियान की पीड़ा झलकी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बालियान ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसी मंच पर राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेलीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर इस विवाद को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के जाट शब्द हटाने पर हनुमान बेलीवाल ने क्या कहा, सुन लीजिए जरा। मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना बालियान। तो जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई खुलकर इस वक्त पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता बीजू पटनायक, जिनके नाम में ही नायक है, जिनको उड़िया के तमाम लोग नायक के तौर पर देखते हैं, बीजू पटनायक पर एक विवादित कमेंट के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे अब सांसद में हैं। बीजू जनता दल के नेताओं का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी के नेता भी निशिकांत दुबे के बीजू पटनायक पर की गई टिप्पणी से आहत हैं, दुखी हैं। ओडिशा से आने वाले बीजेपी सांसद वैजयंत जय पांडा ने एक्स पर पोस्ट किया, बीजू पटनायक सिर्फ ओडिशा की नहीं, आधुनिक भारत के सबसे महान देशभक्तों में से एक थे। उनका जीवन भारत की आज़ादी और ओडिशा के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने ये काम एक पायलट, एक उद्योगपति, एक राजनेता और वैश्विक संकट मोचक के रूप में किया। उनके हीरो जैसे मिशन, कूटनीतिक और रक्षा पहल से हमारे नवजात गणराज्य को मजबूती मिली। इतनी बातों के बाद आखिर में पांडा अपनी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का बगैर नाम लिए कहते हैं कि उनकी देशभक्ति पर लांछन लगाना निराधार और साफ साफ हास्यास्पद है। पांडा यहां तक लिखते हैं कि बीजू पटनायक पर इस तरह के हमले अशोभनीय, अज्ञानतापूर्ण और पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। ये बीजेपी के ही सांसद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आए दिन किताबों के साथ या फिर किताबों का हवाला देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर वार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें नेहरू के साथ साथ बीजू पटनायक का नाम भी सामने आ गया और ओडिशा की राजनीति में इसके बाद तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बीजू पटनायक को भी अपने लपेटे में ले लिया। क्या बीजू पटनायक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और नेहरू के बीच एक कड़ी थे, एक लिंक थे? इसको जानने के लिए पहले निशिकांत दुबे का वो विवादित बयान सुनिए। कि नेहरू जी ने ये पूरा का पूरा 1962 का युद्ध चीन का अमेरिका के पैसे से लड़ा और CIA एजेंट के साथ मिलकर लड़ा, और तत्कालीन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक जी, वो अमेरिका सरकार, CIA और नेहरू जी के बीच में एक कड़ी थे। इवन अधिकारियों को भी नहीं पता था। मैंने 2 चिट्ठी नेहरू जी की ही जो है आज जारी की है, जिसमें वो अपने अधिकारियों को, खासकर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उसको वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो, बीजू पटनायक को जो है हमने भेजा है और बड़े काम के लिए भेजा है और डिफेंस की जो है वो बातें कर रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि बीजू पटनायक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और CIA के बीच एक कड़ी थे। इतना ही नहीं, 1962 में चीन के साथ हुआ युद्ध भी अमेरिका के इशारे और पैसे पर लड़ा गया था। भारत ने अमेरिका के कहने पर और अमेरिकी पैसे से चीन के साथ लड़ाई लड़ी। इस दावे को उन्होंने पहले 27 मार्च को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजू पटनायक पर नेहरू और CIA के बीच एक कड़ी का आरोप लगाया। लगे हाथ ये भी लिखा कि 27 मार्च 1963 को बीजू पटनायक अमेरिका पहुंचे थे और चरबाटिया एयरवेज को U-2 स्पाई प्लेन के लिए इस्तेमाल किया गया था। निशिकांत दुबे की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया बीजू पटनायक के बेटे और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से आई, जो बीजेपी के साथ लंबे समय तक NDA के गठबंधन में साथ ही रहे। I think Shri Dubey MP needs some mental doctor's attention for saying these outrageous things. Shri Nehru
put an office next to his in Delhi while Biju Babu was still Chief Minister of Odisha to do the tactics and fight the Chinese. नवीन पटनायक ने याद दिलाया उन्होंने खुद कि भारत चीन युद्ध के समय वो मात्र 13 साल के थे और बीजू बाबू चीन के हमले से बहुत गुस्से में थे। इसीलिए बीजू बाबू के अपमान का सवाल उठाकर पार्टी सांसद सस्मित पात्रा ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी संसदीय समिति की सदस्यता छोड़ दी क्योंकि इसकी अध्यक्षता निशिकांत दुबे कर रहे थे। उनकी टीम का वो हिस्सा नहीं रहना चाहते। BU Janata Dal does not disturb the House, but today we want to place on record our serious protest against the disparaging, false and concocted statements made by MP Shri Nishikant Dubey ji against Shri Biju Patnaik ji. He's called Biju Patnaik ji a CIA agent. This is the level to which today the ruling party has fallen to say that Biju Patnaik ji is a CIA agent. उनके वक्तव्यों में उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं नेहरू जी को लेके और फिर बाद में यूएस और दूसरे लोगों को लेके अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं स्पेसिफिकली बीजू बाबू पे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बीजू पटनायक जी केवल उड़ीसा के नहीं, भारत के नहीं, पूरे विश्व में एक स्टेट्समैन की हैसियत से जाने जाते हैं। एक राजनीतिक व्यक्तित्व उनका व्यक्तित्व नहीं था। बीजू पटनायक एक वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। 1961 में जब वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 45 साल थी। हालांकि ओडिशा का मुख्यमंत्री होना उनकी पहचान का एकमात्र छोटा सा हिस्सा है। वे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहसी पायलट थे। ओडिशा के दो बार मुख्यमंत्री रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने सेवा की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने हवाई जहाज से पर्चे बांटे थे। 1947 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों को जकार्ता से बचा कर लेकर आए थे। ये उड़ान आज भी साहस की मिसाल मानी जाती है। 1962 के चीन युद्ध में उन्होंने भारतीय सेना को हथियार और सप्लाई पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बीजू बाबू की राष्ट्रभक्ति पर विवाद जब बढ़ा तो निशिकांत दुबे ने भी सफाई दी, जिसे बीजू पटनायक को उन्होंने पहले नेहरू और सीआईए के बीच एक कड़ी करार दिया था। उन्हें बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कहा और एक तरीके से अपने पुराने बयान से पीछे लौटने की ओर इशारा किया। साथ ही ये भी निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी ने बीजू बाबू के सम्मान में कोई कमी कभी नहीं रखी। बीजू पटनायक जी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब कांग्रेस ने बीजू बाबू के साथ जो है अन्याय किया तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही जीत हो उनके साथ थी। बीजू बाबू बिहार के प्राइड नहीं थे क्या? 1936-37 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, वो प्राइड बिहार के नहीं है क्या? मैं नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के कारगुजारियों पर जो है लगातार एक सीरीज जारी कर रहा हूं। मैंने अपने किस ट्वीट में क्या कहा, मैंने बीजू बाबू पर किस तरह का एलिगेशन लगाया? ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि 1963 में बीजू पटनायक नेहरू की मंजूरी से अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमरा और सीआईए अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की थी। इसका मकसद चीन के खिलाफ खुफिया और रक्षा सहयोग था, खासकर एविएशन रिसर्च सेंटर और चरबटिया बेस की स्थापना को लेकर। यह सहयोग भारत की सुरक्षा मजबूत करने के लिए था। निशिकांत दुबे के बयान के बाद एनडीए के दो पुराने साथियों के बीच बढ़े इस विवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू याद रखना चाहिए। बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन बहुत पुराना और लंबे अरसे तक चलने वाला रहा है। 1998 में शुरू हुआ यह गठबंधन 2009 तक पूरे 11 साल तक चला। इस दौरान साथ मिलकर 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने लड़े भी। नवीन पटनायक ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री का पद भी संभाला था। 2000 और 2004 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को परास्त किया। लोकसभा चुनाव भी दोनों ने साथ लड़े, लेकिन 2009 में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और बीजेडी और बीजेपी अलग अलग हो गए। तब से अलग अलग। एक और बात, बीजू पटनायक नेहरू के साथ रहे, लेकिन इंदिरा गांधी कैसे लोकतंत्र के रास्ते से भटक रही हैं, इसको सबसे पहले भांपने वाले नेताओं में बीजू बाबू थे।
आपको याद दिलाऊं, जिनको नहीं याद है, बात है 25 जून 1975 की, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली हुई थी। वहां जेपी ने अपने भाषण में सेना और पुलिस से भी इंदिरा सरकार की बात नहीं मानने के लिए आह्वान किया था। जब भाषण देकर जेपी आए तो बीजू बाबू ने उनसे कहा कि जेपी, अब इंदिरा गांधी आपको भाषण देने लायक नहीं छोड़ेंगी, वो आपको जेल में डाल देंगी। इस पर जेपी और मोरारजी देसाई दोनों ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी, कुछ भी हो वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। तब बीजू ने जवाब दिया कि वो जवाहरलाल की बेटी थी, अब संजय गांधी की मां है। बीजू की सोच का ये पहलू उनके लोकतांत्रिक समझ को साफ साफ दर्शाता है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अब बात 1 अप्रैल से बदलने वाले सरकारी नियमों की, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ध्यान से देखिएगा। आज रात 12 बजे के बाद देश भर में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। यानी आपके पास अभी करीब 4 घंटे का समय बचा हुआ है। अगर आपने ये काम नहीं किए तो कर लीजिए। ध्यान से देखिए। अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ है, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस है या सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इसे चालू रखने के लिए मिनिमम बैलेंस जमा करवाने के लिए 4 घंटे के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। इन खातों को चालू रखने के लिए हर साल 250 से 500 रुपए तक मिनिमम बैलेंस जमा कराना जरूरी है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसके अलावा पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का भी आज आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप पीपीएफ लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीदें, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर नहीं देते हैं तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का आपको इंतजार करना होगा। हमारा काम था आपको सचेत करना, हम वो कर रहे हैं। एक और सबसे जरूरी बात, 1 अप्रैल से केंद्र सरकार जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर रही है। इसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए 33 सवालों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें मकान से जुड़ी जानकारी के अलावा परिवार के मुखिया का नाम, जाति और सदस्यों की संख्या जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा घर में बिजली, गैस, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी भी पूछी जाएगी। इसके बाद 1 फरवरी 2027 से दूसरे फेज में जनसंख्या गणना शुरू होगी। ये भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। आज वित्त वर्ष 2025-26 का आखिरी दिन है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होगी। नए नियमों के तहत एफआई और एवाई का झंझट खत्म होगा। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा, यानी जिस साल आप कमाएंगे वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। इससे टैक्स से जुड़े बहुत से कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब एचआरए छूट के लिए मकान मालिक का पैन नंबर और रेंट पेमेंट का सबूत देना अनिवार्य होगा। वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाली आयकर टैक्स भरने के लिए पहले की तरह अब फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। कंपनी अपने कर्मचारियों को फॉर्म 130 जारी करेगी। वहीं पेंशन भोगियों को भी बैंक हर साल फॉर्म 130 ही जारी करेंगे। फॉर्म 130 भी फॉर्म 16 की तरह ही होगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें क्लैरिटी ज्यादा होगी। इसमें वेतन का पूरा ब्रेकअप, टैक्स वाली आय, कोई छूट और टीडीएस जैसी सारी जानकारी होगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो आज ही अपनी गाड़ी में फास्ट टैग अकाउंट भी एक्टिव कर लें। यह भी इंपॉर्टेंट खबर है। कल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। कल से बिना डिजिटल पेमेंट या यूपीआई के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा या वापस आपको टोल से लौटाया जा सकता है। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये चेक कीजिए कि आपके स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो। इसके अलावा कल से एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है। इसके अलावा कल से रेल टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नए नियम भी लागू हो जाएंगे।
इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और अब बात करते हैं हमारी आज की अगली कहानी की, और ये कहानी है युद्ध से जुड़ी हुई, पश्चिम एशिया में जारी जंग की, जिसका आज 32वां दिन है। तो खाड़ी देशों में जारी जंग में ना इजराइल थम रहा और ना ही ईरान, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रंप ने सरेंडर करने का मन बना लिया, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि ट्रंप ने खुद के एग्जिट का रास्ता बनाया इस लड़ाई से कैसे बाहर निकल सके। भले ही दुनिया के बाकी देश ट्रंप की लगाई आग में इस वक्त झुलस रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति लगता ऐसा है कि अब ये मन बना रहे हैं कि इस दलदल से निकल लिया जाए। इस बड़ी खबर पर बात होगी आगे, लेकिन पहले इस वक्त की एक बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पश्चिम एशिया में जारी जंग पर रूस की एक बड़ी चेतावनी आई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हालात तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। बड़ी चेतावनी है लावरोव की। वर्तमान हालात विशाल संघर्ष में बदलने के सभी संकेत दिखा रहा है। लावरोव इशारा कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये शुरुआत हो सकती है, जिस तरीके से संकट गहरा रहा है। हम ट्रंप की बात आगे करेंगे कि क्यों वो युद्ध से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार एक और बड़ी खबर आ गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन के बाद अब इटली से भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इटली ने अमेरिका को सिग्नोला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इटली के सिसिली आइलैंड पर मौजूद है ये मिलिट्री बेस। सैन्य बेस से बॉम्बर को मिडिल ईस्ट भेजना चाहता था अमेरिका, यानी वहां का इस्तेमाल कर कर अपने फाइटर जेट्स को वहां भेजना चाहता था, लेकिन इटली ने इसके लिए मना कर दिया। स्पेन भी पहले ही मना कर चुका है कि ईरान जंग में शामिल वो अमेरिका का साथ नहीं देगा, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो स्पेन के बाद इटली भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ इस जंग में दिखाई दे रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों पर अब टोल लगाने का फैसला कर लिया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने कहा था, आपको बताया था चक्रव्यूह में, ईरानी संसद इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अब इसको संसद ने पारित कर दिया है। प्रस्ताव में अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाजों की एंट्री पर रोक लगाने का प्रावधान है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी तक कानून नहीं बना है। इसे लागू करने के लिए पहले संसद, गार्जियन काउंसिल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। तो पहली सीढ़ी पार हो गई है, संसद ने इसको पारित कर दिया है। इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहते हैं नेतन्याहू, देखिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खाड़ी देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने का प्लान बना लें। खाड़ी देशों को अपने तेल गैस को सऊदी अरब के रास्ते लाने का प्लान बनाना चाहिए, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दें। और अब बात उस बिग स्टोरी की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक भूचाल ला दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। दावा यह किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान खत्म करना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप को लग रहा है कि वो इस युद्ध में पिछड़ रहे हैं, हार रहे हैं? लेकिन शर्त ऐसी कि जो सरेंडर करने से कम नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट की माने तो ट्रंप इस बात को लेकर तैयार है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई की जगह है, लाइन है, वो ईरान के कब्जे में रहे। सवाल अब बड़ा खड़ा हो गया है, क्या ट्रंप हार मान चुके हैं? क्या ट्रंप को लग रहा है कि ईरान से सानी पाना मुश्किल है? क्या अमेरिकी महाशक्ति ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, या फिर क्या ट्रंप खुद फंस गए हैं और अब पूरी दुनिया को इस संकट में फंसाकर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर निकलना चाहते हैं? वॉशिंगटन से आई इस खबर ने सुपर पावर की साख पर बट्टा लगा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वो युद्ध खत्म करने को तैयार है, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे। ये वही ट्रंप हैं जो ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते थे। अब वो चुपचाप पीछे हटना चाहते हैं और तेहरान को उस रास्ते पर फर्म ग्रिप यानी मजबूत पकड़ बनाए रखने देना चाहते हैं जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। तो सवाल है कि आखिर क्यों पीछे हटे ट्रंप?
आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए? तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के खिलाफ एक छोटा और स्विफ्ट ऑपरेशन होगा। ईरान को डराएंगे, उसकी नौसेना और मिसाइल ठिकानों को तबाह करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन लेने के देने पड़ गए। होर्मुज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने के चक्कर में अमेरिकी सेना फंसती जा रही है और यही वजह है कि ट्रंप के अपने लोग, पहले उनकी कोर टीम और अब अमेरिकी सीनेटर बगावत पर उतर आए हैं। हम समझ रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। ये अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है, इसलिए वो इसे युद्ध नहीं, सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं ताकि कानूनी फंदे से बच सकें। घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप की लोकप्रियता रसातल में जा रही है। रॉयटर्स से लेकर फॉक्स तक सब ने ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरा दी है। अमेरिका में नो किंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप खुद को राजा समझने लगे हैं। ऊपर से मिड टर्म चुनाव सिर पर हैं। एक लंबा और महंगा युद्ध ट्रंप को चुनाव हरवा सकता है। ट्रंप अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय वादों को कुर्बान कर रहे हैं। ट्रंप के पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह है ईरान का करारा जवाब। यह अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ईरान, जिसे अमेरिका एक कमजोर मुल्क समझ रहा था, उसने सुपर पावर के अभेद किले में सेंध लगा दी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने अमेरिकी बेड़ों को वो जख्म दिए हैं जिन्हें मिटाना नामुमकिन है। जिन हथियारों को दुनिया अजेय मानती थी, वो ईरान की तकनीक के आगे बेअसर साबित हुए। ट्रंप को समझ आ गया है कि अगर युद्ध जारी रहा तो अमेरिकी ताबूतों की लाइन लग जाएगी। लेकिन अब दुनिया के सामने ट्रंप का असली चेहरा आया है। ट्रंप ने जो आग लगाई है और अब बुझाने की जिम्मेदारी दूसरों पर। क्या खाड़ी के वो देश जो अब तक अमेरिकी सैन्य ताकत बदौलत ईरान से लोहा लेने को तैयार थे, उन्हें ट्रंप ने एक ऐसी लड़ाई में अकेले छोड़ दिया है जिसे वो कभी नहीं जीत सकते। एक चुने हुए देश, एक बड़े लोकतांत्रिक देश के चुने हुए राष्ट्रपति हैं ट्रंप, और जब वो इस तरह की बात करते हैं, जब आज कुछ कहें कल कुछ और कहें, तो बार बार उन पर टिप्पणी करना मुनासिब भी नहीं लगता। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं, हर बार ऐसा कोई बयान दे जाते हैं जिससे विवाद भी खड़ा होता है और कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वो आज पीछे हट रहे हैं, कल शायद कोई नया धमाका कर दें। उनकी पॉलिसी स्थिर रही नहीं है। अब मैं आपको ट्रंप का एक 39 साल पुराना इंटरव्यू दिखाता हूं, जिससे उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। इसमें ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के तेल पर अमेरिका को कब्जा कर लेना चाहिए। पिछले 40 साल से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब्जा करने का सपना पाल रहे थे। अब जब बारी है तो पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं। ईरान ने इतना जबरदस्त मुकाबला किया इन 32 दिनों की जंग में, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स ट्रंप के इस सो कॉल्ड सरेंडर के पीछे 10 बड़ी वजह गिनाते हैं। पहली बड़ी वजह कि ट्रंप ने ईरान को लेकर 6 हफ्ते का टारगेट सेट किया था, जो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 6 हफ्ते होने आ रहे हैं और ट्रंप की टीम जीत नहीं पाई है। दूसरी वजह है अमेरिकी जहाजों और फाइटर्स का ईरान के डिफेंस सिस्टम के आगे अजय ना रहना। अब बिल्कुल F-16, F-35 को मार गिराया है ईरान ने। तीसरी वजह कि ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस में सेंध लगा दी है, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की सुपर पावर वाली साख पर बट्टा लग चुका है। चौथी बड़ी वजह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में भारी सैन्य खर्च और रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है। पांचवी वजह हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ने का जोखिम है और इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ अमेरिका में भी महंगाई और मंदी दोनों बढ़ जाएगी। छठी वजह बिना अमेरिकी संसद की अनुमति के वो युद्ध छेड़ने पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया जा सकता है। सातवीं वजह है कि ट्रंप की कोर टीम के सहयोगियों के साथ साथ खाड़ी देशों का युद्ध नीति से किनारा करना और शांति की मांग करने लगना। आठवीं वजह है कि अमेरिका में नो किंग विरोध प्रदर्शन और गिरती रेटिंग से ट्रंप को राजनीतिक हताशा महसूस हो रही है। नौवीं वजह है कि अमेरिका में इसी साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव हैं। इन दिनों जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें युद्ध का असर साफ साफ दिखता है। ट्रंप के कोर वोटर भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि खुद को बचाने के लिए ट्रंप
अब पूरी जिम्मेदारी दुनिया के दूसरे देशों पर डालकर, खासकर यूरोप और खाड़ी के देशों पर डालकर इस युद्ध से निकलने की फिराक में। तो राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए। कार्यक्रम के आखिर में आ गए हूं, बात करता हूं पब्लिक व्यूज की। आपके कमेंट्स। शांतनु गोस्वामी बंगाल चुनावों पर लिखते हैं कि बंगाल में अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हुए तो टीएमसी पर बीजेपी भारी पड़ सकती है। बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर ममता का हारना मुमकिन नहीं दिखता। ऋषभ लिखते हैं एक और व्यू में, देश में तो पहले से ही हालात बदले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को देखते हुए फिर भी वित्तीय कार्य प्रणाली में बदलाव जरूर हो सकते हैं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी 6:57 पर। तब तक के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। शुभ रात्रि।